हम लोग चैप्टर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है। जिसमें हम लोग पूरा न्यूट्रिशन की बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन हमारा नेक्स्ट चैप्टर अलग से रहेगा। ठीक है। एंड इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड एनडीए एंड सीडी जो भी डिफेंस वाले बंदे हैं उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलना ही मिलना है। ठीक है। स्टार्टिंग विथ लाइफ प्रोसेस। तो देखो, लाइफ प्रोसेस, अब मैं अगर बोलूं आपको एक क्वेश्चन कि आप कैसे पता करोगे कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसको आप कैसे पहचानोगे? तो सर, एक तो तरीका है कि उसके अंदर सांसें चल रही होंगी, इसके अंदर सांस नहीं चल रही होगी। ठीक है, ब्रीथिंग नहीं हो रही होगी। तो एक में सर हो सकता है ऐसे मूवमेंट हो रहा होगा, हो सकता है कैसे मूवमेंट होगा, और इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। ठीक है। और एक और है सर, फॉर एग्जांपल अगर हमें प्लांट्स के बारे में देखना है, प्लांट्स कैसे लिविंग है या नॉन लिविंग हमको पता लगाना है, तो प्लांट्स के बारे में क्या बोल सकता हूँ कि सर ये ग्रोथ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? ग्रोथ हो रही होगी इनकी। ठीक है, ग्रोथ कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं छोटे स्केल में बात करूं, बहुत ही छोटे स्केल में, कोई माइक्रोस्कोप्स के अंदर, कोई भी बैक्टीरिया के अंदर, तो उसमें क्या हो रहा होगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है। सबसे छोटे स्केल पे अगर मैं बात करूं, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा होता है। वो डिटरमाइन करता है कि लाइफ प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। एंड टू सस्टेन, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं आपको एक वर्ड आता है हमने कि आपको देखो, लाइफ चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। जैसे न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो न्यूट्रिशन आपको इनटेक करना होता है, इनटेक करना होता है टू मेंटेन लाइफ, इनटेक करना होता है टू मेंटेन, टू सस्टेन लाइफ, लाइफ को चलाने के लिए। तो ये न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सस्टेन लाइफ। अब अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिशन के बारे में, तो हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहले होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और एक कैटेगरी होती है हेट्रोट्रॉफ्स की। हेट्रोट्रॉफ्स। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पहले, तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं या अपना न्यूट्रिशन खुद बना के इनटेक करते हैं। प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना? ये सब होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गए? जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, प्लांट जितने भी हैं वो सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड विच डिपेंड ऑन अदर्स, ऑन अदर्स फॉर फूड, फॉर फूड। ये हो सकता है किसी प्लांट्स पे डिपेंड हो, दे मे बी डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं सर? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। तो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड हो सकते हैं, या फिर कोई एनिमल पे भी डिपेंड हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स कुछ डिपेंडेंट भी होते हैं एनिमल्स के ऊपर, जो नॉन वेज होते हैं, है ना? तो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो ये लोग होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, और एनिमल्स तो कुछ है ही, प्लस फंगाई, फंगाई भी डिपेंड होता है, दे आर कैटेगराइज एज ऑटोट्रॉफ। फंगाई भी डिपेंडेंट होता है ऑन सम अदर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। तो ये भी फंगाई भी हेट्रोट्रॉफ्स में आता है। अब अगर ये लोग खाना बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स है, वो खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ खाना या मैक्सिमम खाना है अपना न्यूट्रिशन की ग्रोथ के लिए उसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम खाना। बट कुछ खाना क्या होता है, ये लोग स्टोर करके चलते हैं, तो ये स्टोर करते हैं फूड, दे स्टोर फूड। कुछ खाने को ये लोग स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जो खाने को स्टोर करते हैं ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं सर? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं अपना बचा कुचा खाना। ठीक है। वहीं पे अगर हेटेरोडोस में बात करूं, तो ये जो होता है ये भी कुछ खाना यूज करते हैं, कुछ खाना अपनी बॉडी में स्टोर करके चलते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये अपना खाना स्टोर करते हैं, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन।
किस में? सर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं खाने को। कौन? हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये याद रखना है आपको कि ऑटोट्रॉफ्स किस फॉर्म में स्टोर करके अपना खाना है, हेट्रोट्रॉफ्स किस फॉर्म में अपने खाने को स्टोर करके चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया स्टार्टिंग इसका चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये काफी। ओके, अब हम लोगों को आगे बात करनी है, स्टार्टिंग होगी इस चैप्टर की। सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करने हैं हम। तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। तो हम लोग प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात करना है और उनकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस बार। तो ओके, बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ओके, सबसे पहला कि रिएक्शन क्या है। तो सर रिएक्शन है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है सर? क्या क्या लेते हैं प्लांट्स आपसे? CO2 लेते हैं। आप CO2 रिलीज करते हो, वो लेते हैं, प्लस पानी को यूज करते हैं, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, ये जो है खाने को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज में, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज करते हैं। ये है एग्जैक्ट आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। एक से, ये है आपकी एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, अब इसको स्टेप्स में हमको पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को आपको स्टेप्स में पढ़ना है। तो स्टेप वन, सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है सर? जो लाइट एनर्जी है, क्योंकि लाइट एनर्जी ली है प्लांट्स ने, सर लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो सर लाइट एनर्जी जो ली है प्लांट ने सबसे पहले, उसको लाइट एनर्जी को प्लांट्स ने क्या किया, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ये रिएक्शन कैसी हो गई? पूरी केमिकल रिएक्शन है पूरी। ठीक है, पूरी पूरी केमिकल रिएक्शन है। तो लाइट एनर्जी इनटेक करा, केमिकल एनर्जी में यूज करा उसको रिएक्शन को यूज करने में। तो अगर मैं आपको ये एक और क्वेश्चन पूछूं यहाँ से कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ठीक है, तो आपको पता और तुरंत बोलना चाहिए सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि सर सनलाइट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, उसको यूज करती है। तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हीट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या हुआ सर? स्प्लिटिंग ऑफ, नाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है इसके से, इसको लाइट केमिकल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, ये H2O टूट जाता है इसके अंदर, और वो H2 और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है अलग अलग। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सर रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, या फिर पर्टिकुलरली ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सर क्या होता है सर? रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन हो जाता है इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो गया है CO, तो रिडक्शन होता है ना कि ऑक्सीडेशन, याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं। ये स्टेप वन नहीं, पूरे स्टेप लिख दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्टेप 1 2 3, तीन स्टेप होते हैं आपके फोटो इन द रिएक्शन। ठीक है, ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, अब बहुत ही बेसिक स्टेप्स है। आप लोग रिएक्शन याद है आपको तो स्टेप्स क्लियर है। उसके बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब दो चीजें। ये एक आपको चार्ट याद रखना है, ये एक आपको याद रखना है, छोटा सा चार्ट है। यहाँ पर वेवलेंथ है, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पे कलर है। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर है सबसे पहले, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी जगह, हाँ ओके, इसको थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मान लो एक कलर है, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। अरे पूरा हट गया, कोई नहीं, रुको। ये बना मेरा, ये रहा पूरा
वेवलेंथ हो गया एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे कलर है, ठीक है। और सबसे पहला कलर यहाँ पे ब्लू है, देन यहाँ पे लास्ट में मान ले लो रेड है, बीच में भी कुछ कलर्स है। तो आपको जो ये ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ आपको जो ऑब्टेन होता है, ये मिलता है आपको ऐसा, ये मिलता है आपको ग्राफ। तो मतलब फोटोसिंथेसिस में आपको ये ऑब्जर्व देखने को मिलता है कि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब, प्लांट्स एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट? ब्लू एंड रेड कलर वेवलेंथ, रेड कलर वेवलेंथ इनको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और रेड कलर की वेवलेंथ को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और रेडिएट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट क्या करते हैं सर? ग्रीन कलर की वेवलेंथ, तभी आपको प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। जो भी बॉडी जिस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, रेडिएट कर रही है, वो कलर आपको उसका दिखाई देता है सब्सटेंस का, ठीक है। और उसमें भी ब्लू में से कौन सा मैक्सिमम है? सब मैक्सिमम ब्लू कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है, आपको यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये यहाँ तक का इसका डिस्टिंक्शन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट नंबर वन, पहला, सर टू डिटरमाइन स्टार्च, ठीक है, या फिर सर इसको स्टार्च टेस्ट भी कहते हैं, स्टार्च का टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक वेरीगेटेड लीफ। क्या चाहिए होता है सबसे पहले? वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ चाहिए होता है आपको। अब वेरीगेटेड लीफ क्या होता है? ऐसा पौधा जिसमें जिसके पत्तों पे एक से ज्यादा कलर हो। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, मनी प्लांट पे अगर आप देखोगे तो उस पे ग्रीन कलर भी होता है एंड येलो कलर भी होता है, तो वो वेरीगेटेड लीफ कहते हैं उसे, क्योंकि इस पे एक से ज्यादा कलर है, इसलिए वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। तो आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को सुनो। सबसे पहले आपने वेरीगेट ऐसा पौधा ले लिया, मनी प्लांट उठा लिया मैंने, उस मनी प्लांट में वेरीगेटेड लीफ था इसलिए मैंने उसको उठाया। उसके बाद उस मनी प्लांट को मैंने उठा के क्या किया, 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दिया, ताकि उसको सनलाइट ना मिले, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ना कर पाए अच्छे से। उसके बाद मैंने उस प्लांट को 3 दिन के बाद उठा के 6 घंटे के लिए धूप में रख दिया, ताकि कुछ अमाउंट ऑफ स्टार्च का फॉर्मेशन हो, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन थोड़ी सी बन जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें से एक पत्ते को तोड़ा, पत्ते को तोड़ने के बाद एक बीकर लिया, उसमें पानी गर्म किया और उस पत्ते को उस पर डाल दिया, बॉईल होने दिया। उसके बाद मैंने फ्यू अमाउंट्स ऑफ एल्कोहल डाल दिए। क्या डाल दिए? फ्यू अमाउंट्स ऑफ एल्कोहल, फ्यू अमाउंट्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल डाल दिया उसमें और फिर उसको बॉयल होने दिया। अब एल्कोहल का क्या काम है इसमें? डी स्टार्च करना। एल्कोहल क्या करेगा, इसे पूरे पत्ते को डी स्टार्च, उसमें से स्टार्च हटा देगा। अब क्या करेगा, आपको क्या करना है उसके बाद, फिर आपको लेना पत्ते को, फिर करना पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, आपको क्या करना है, आयोडीन की ड्रॉप डालनी है। आयोडीन की, आयोडीन सॉल्यूशन आता है आपको बाहर मार्केट में मिल जाएगा, उसकी ड्रॉप डालनी है आपको। जैसे ही आप ड्रॉप डालोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है, और ये पत्ते में ये येलो येलो स्पॉट था, यहाँ पे येलो येलो थे, ठीक है। बाकी हर जगह ग्रीन कलर है ना, बाकी हर जगह यहाँ पे ग्रीन कलर था पूरे में, ठीक है। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जहां ग्रीन कलर था, जहां ग्रीन कलर था, जैसी आयोडीन की ड्रॉप आपने डाल दी, तो उस ग्रीन कलर में आपको मिलेगा ब्लू ब्लैक कलर। वो एरिया हो जाएगा पूरा का पूरा ब्लू ब्लैक। कैसा कलर हो जाएगा? पूरा का पूरा ब्लू ब्लैक। जहां भी ग्रीन कलर था वहां पर एरिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ब्लू ब्लैक, कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक कलर। तो ब्लू ब्लैक कलर ये बताता है कि स्टार्च का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के एरिया में होता है। तो ब्लू ब्लैक कहाँ होगा? जहां पर ग्रीन कलर होगा। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि स्टार्च की प्रेजेंस कहां पर होती है? ग्रीन पिगमेंट में। ग्रीन पिगमेंट में ही स्टार्च बनता है, येलो पिगमेंट कोई कलर नहीं होता, रिमेन कलरलेस इस टेस्ट के दौरान, ठीक है। तो ये है बस इसमें, आपको कलर इंपॉर्टेंट है, कौन सा कलर होता है? ब्लू ब्लैक कलर होता है। आयोडीन टेस्ट में कौन सा कलर होता है? ब्लू ब्लैक कलर। हो सकता है ऑप्शन में से ब्लू आई लिखा हुआ, तो वो ब्लू सही है,
ठीक है। अब एक और टेस्ट हमको इसमें करना होता है, एक और टेस्ट करना होता है आपको। उस टेस्ट का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। मतलब बेसिकली इसमें टेस्ट करना होता है कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। ठीक है। आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रोल रोल में है बिल्कुल, है ना। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने दो पॉटेड प्लांट्स लिए, प्लांट ए एंड प्लांट बी, एंड प्लांट बी, ये हमने दो प्लांट लिए। ठीक है। अब उस प्लांट को मैंने, एक प्लांट को, दोनों ही प्लांट को मैंने इस बेल जार से ढक दिया, इस बेल जार से पूरा ढक दिया ताकि कोई हवा इसमें घुसे ना, दोनों में। यहाँ पर इस प्लांट ए में मैंने क्या किया है, एक कटोरी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये डाली है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। ठीक है। अब नीचे से मैंने वैसलीन भी लगा देते हो आप ना वैसलीन भी लगाओगे, और मतलब वैसलीन क्या है, बिल्कुल भी हवा को रोक देती है वैसलीन लोशन, तो बिल्कुल भी हवा को रोक देगा, है ना। मतलब ल्यूब्रिकेट की तरह काम करेगा, है ना। उसके बाद अब आप क्या करोगे, कुछ देर के बाद अब आप ऑब्जर्व करोगे कि मतलब ये टेस्ट आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक प्लांट ए एंड प्लांट बी से एक एक पत्ता उठाना है, प्लग पर प्लग करना है। उसको प्लग करने के बाद सिमिलरली ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है आयोडीन वाला ने उस पत्तों के ऊपर, ये वाला स्टार्स टेस्ट वाला। देन आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता, इसमें ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है इनके पत्तों पे। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सोक कर लिया। पूरी की पूरी केवल का क्या काम है, टू एब्जॉर्ब ऑल द CO2, सारी की सारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सोक कर गया। टू एब्जॉर्ब CO2, CO2 एब्जॉर्ब कर लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया CO2, इसलिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो पाई ढंग से। ठीक है। जितनी भी कुछ हवा हवा रह गई होगी अंदर, उसके साथ जो हमने रिएक्शन करवानी है। तो KOH का काम आपको याद रखना है, टू एब्जॉर्ब CO2। ठीक है। KOH क्यों हमने यूज किया। अब दूसरी बात सर, एक एक और आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि हुआ क्या होगा और डिटेल में। देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ अमाउंट ऑफ CO2 इस जेल बेंजार में होगी पहले से, तो वो CO2। अच्छा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, बेस होता है कि नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल ऑक्साइड है ये। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है, एसिड या बेसिक। सर नॉन मेटल ऑक्साइड तो बेस एसिड होती है सर। सो एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन में ये बन गया था। ठीक है, ये सॉल्ट जाके फॉर्म हो गया। तो इसलिए रिएक्शन में, फोटो इन द रिएक्शन में यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आपको इसके पत्तों पे नहीं देखने को मिलता। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इधर हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ओके। अब आपको दोनों समझ में आ गए, दोनों समझ में आ गए। ओके। अब यहाँ पर आप देखोगे स्टोमेटा का फंक्शन। स्टोमेटा मैंने वहां पे छोड़ा था प्रोटेक्टिव टिश्यू में। स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा, ये आपको डायग्राम दिख रहा है स्टोमेटा का। ये स्टोमेटा, ये पत्तों के अंदर होते हैं, पत्तों पे होते हैं। ये है गार्ड सेल, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल का क्या काम होता है, गार्ड सेल, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये किसका काम है, गार्ड सेल का काम। ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज अब पूरा का पूरा स्टोमेटा का क्या काम है? तो देखो, अगर ये तो जो आपको दिख रहा है ये ओपन स्टोमेटा, इसको कहते हैं हम लोग ओपन स्टोमेटा, और इसको कहते हैं हम लोग क्लोज स्टोमेटा। क्या होता है जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है, व्हेन गार्ड सेल में वाटर चला जाता है, तो स्टोमेटा क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है। वाटर, व्हेन वाटर गोज इनसाइड, व्हेन वाटर गोज इनसाइड स्टोमेटा, क्या होता है, स्वेल हो जाते हैं, स्वेल अप। जिसकी वजह से वो, उसे हम लोग कहते हैं ओपन स्टोमेटा। क्या कहते थे फिर हम, ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा खुल गया है। और जब पानी बाहर चला जाता है, जब पानी, व्हेन वाटर गोज आउटसाइड, तब पानी जब, व्हेन वाटर गोज आउटसाइड, अगर पानी बाहर चला जाता है,
स्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं? स्टोमेटल पोर का क्या होता है? क्लोज, या फिर बोलूंगा श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्लोज स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं फिर हम लोग? क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? जनरल जनरल फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? कि पहला, सर, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज में काम करने में यूज होता है। गैसेस के एक्सचेंज में जो कि CO2 एंड O2 का जो एक्सचेंज होता है वो काम करता है फंक्शन स्टोमेटा का। सेकेंड फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। क्या करता है? ट्रांसपिरेशन भी करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है सर? ट्रांसपिरेशन होता है सर लॉस ऑफ वाटर। पानी जब प्लांट यूज करे, लॉस करे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ये समझ में आ गया? ओके। एक पॉइंट और मेरे को यहीं पे बता देता हूँ आपको कि एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग कहते हैं गटेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। गटेशन होता है व्हेन प्लांट लूज वाटर, व्हेन प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में जब लॉस करे प्लांट अपना पानी, वो किसके फॉर्म में? वाटर वेपर, तो हम लोग उसको तब गटेशन कहते हैं। और जब, सॉरी, नॉट इन द फॉर्म वाटर वेपर, ये वाटर ड्रॉपलेट, व्हेन, एक सेकेंड, व्हेन प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदों में जब लॉस करे, पानी की बूंदें वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, तब उसे कहते हैं गटेशन। और ट्रांसपिरेशन कब कहते हैं? जब वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोनों पार्ट में? ओके, मूविंग अहेड। हमारा अब ये हो चुका है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग मूव करेंगे हेट्रोट्रॉपिक। तो हेडिंग डालो, हेट्रो, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में फर्दर 3 पार्ट होते हैं। बेसिक तो आपको पता है हेट्रोट्रॉपिक किसे कहते हैं, लेकिन इसके 3 पार्ट आप समझो। पहला होता है होलोजोइक, नेक्स्ट होता है सेप्रोफाइट, लास्ट होता है पैरासाइट। अब देखो, होलोजोइक कौन होते हैं? होलोजोइक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच प्रोड्यूस देयर फूड इनसाइड द बॉडी, या डाइजेस्ट बोल दो, विच प्रोड्यूस के बेटर है डाइजेस्ट, विच डाइजेस्ट, जो अपना फूड को डाइजेस्ट करें अंदर, बॉडी के अंदर, विच डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी, उसको हम लोग कह देते हैं होलोजोइक। होलोजोइक हेटरोट्रॉप्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या है सर? होलोजोइक। होलोजोइक ही तो है, क्योंकि हमारा खाना अंदर ही अंदर डाइजेस्ट होता है, अंदर ही अंदर डाइजेस्ट होता है ना, फूड इनसाइड द बॉडी। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, सारे एनिमल्स, उनका भी खाना अंदर अंदर, तो वो लोग सब आते हैं होलोजोइक में, सारे एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो ये दे कम अंडर होलोजोइक। अब सैप्रोफाइट्स वो होते हैं, दे फीड ऑन, दे फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर, जो भी मर जाता है उसके ऊपर जो फीड करते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या होते हैं वो? सैप्रोफाइट्स। एंड इनके एग्जांपल हैं ब्रेड मोल्स, यीस्ट हो गया, एंड मशरूम, ये सब आते हैं सैप्रोफाइट्स में। एंड पैरासाइट्स क्या होते हैं? दे फीड ऑन, ये एनिमल्स की, ये पता क्या करते हैं पैरासाइट्स? बिना किसी को मारे हुए, बिना किसी ऑर्गेनिज्म को मारे हुए उनसे सारा न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। तो विदाउट किलिंग, विदाउट किलिंग, विदाउट किलिंग दे इनटेक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूं पैरासाइट्स के, तो क्या होंगे?
कैसकट, जिसको हम लोग कैसकट को हम लोग अमर बेल भी कहते हैं हिंदी में, अमर बेल। नेक्स्ट इज टिक्स। टिक्स आप देख लेना कैसे होते हैं, ये भी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स होते हैं। लीचेस, लीचेस आपने देखे भी होंगे, लीचेस, ये सारे होते हैं हमारे पैरासाइट्स एक्सेट्रा, ये सब होता है पैरासाइट्स। ये क्लियर हो गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्लियर अच्छे से। Holozoic, saprophytes, parasites. Holozoic, saprophytes, parasites. Saprophytes feed on dead and decay matter, bread molds, yeast, mushroom. Parasites serve without killing intake nutrition. For example, cascata, ticks, leeches and हमारे में जिसे हम कैसकटा भी कहते हैं, ठीक है। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, दो एनिमल्स के न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिज्म, नॉट एनिमल, दो ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के बारे में पर्टिकुलरली बात करें, जैसे न्यूट्रिशन एंड अमीबा। ये बहुत आसान है, आपको पता ही होगा न्यूट्रिशन एंड अमीबा कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। ओके, तो देखो क्या होता होगा, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको मैं बना रहा हूं, जिसका नाम है अमीबा, ठीक है। ये है आपका अमीबा। ये अमीबा, ओके। अब नेक्स्ट डायग्राम बनेगा इसका, यही मान लो, ये ऐसे थोड़ा सा जगह है यहाँ पे नीचे का हो जाता है, इसलिए मैं ऊपर ही बना रहा हूँ। अब देखो, ये है अमीबा का आसपास का फूड पार्टिकल, ये है ऐसे कर रहे हैं फूड पार्टिकल है ये, क्या है, फूड का एक पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो इसकी पूरी बॉडी को, ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है सूडोपोडिया। और अमीबा में न्यूक्लियस भी होता है बीच में, न्यूक्लियस भी बना लो, ठीक है। ओके, ये अमीबा का हो गया न्यूक्लियस, क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब इसने देखो इस फूड पार्टिकल कैसे एनग्लव करने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो, एनग्लव करने के फिर अंदर ले लिया, फिर रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक दिया, ये है वेस्ट मटेरियल। तो ये ऐसे खाने को इनटेक करता है, वेस्ट मटेरियल अपने सूडोपोडिया को फैला देता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस पे काम करता है, सो इनटेक मटेरियल ये काम करता है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से खाने को इनटेक करता है। कौन सा डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैरामीशियम के बारे में। ये है पैरामीशियम, पैरामीशियम, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। अब ये पैरामीशियम जो आपको फिंगर लाइक सो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन कौन से, सीलिया, इसको कहते हैं क्या, सीलिया। क्या बोल रहा हूँ मैंने, हेयर लाइक, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अब खाना क्या होता है यहाँ पे, पैरामीशियम में खाना यहाँ पे इनटेक हो जाता है इसके सीलिया पे जाके, चिपक जाता है। देन सीलिया से ये अंदर खाने को ले लेता है, देन रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देता है। तो न्यूट्रिशन एंड पैरामीशियम इन सीलिया की वजह से होता है, सीलिया की वजह से, ठीक है। वर्ड याद रखना, सीलिया का क्या काम है, ठीक है। ये क्लियर हो गया थोड़ा न्यूट्रिशन, ओके। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन का इनटेक होता है, स्टार्टिंग विद डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम। तो देख, सबसे पहले आपका खाना आता है मुंह के अंदर, आपका खाना क्या, मुंह के अंदर आया। अब मुंह के अंदर ऐसे ही खाना आया, तो आपका खाना जो आपने इनटेक किया होता है स्टार्च, वो क्या है, स्टार्च। अब खाना स्टार्च कन्वर्ट होता है मुंह के अंदर ही, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर, सिंपल शुगर। तो खाने का आपका डाइजेशन स्टार्च का, स्टार्च स्टार्ट हो चुका है, स्टार्च कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर, जैसे हम लोग स्टार्च को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं।
इट कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ? आपके माउथ में। आपके माउथ में ये हुआ है, आपके माउथ में। किसकी वजह से हुआ है? बाय एक एंजाइम होता है हमारे माउथ में, सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये खाने को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, अभी किस ग्लैंड से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से? सलाइवरी ग्लैंड निकालती है इसे। ठीक है, बाय सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड निकालती है इसे। खाना जो स्टार्च है हमारा सिंपल शुगर में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब खाना आपका मुंह से आते हुए ये जा रहा है खाना, अब आपके इसके ईसोफेगस में आता है। इसे हम लोग कहते हैं इसको फूड पाइप। ये ओ, कहीं कहीं से ओ से भी लिखेंगे इसका नाम। इसको हम लोग कहते हैं फूड पाइप। ये है क्या? फूड पाइप। ठीक है, खाने की नली। ठीक है, अब ईसोफेगस में अगर खाना आ रहा है, अब तो इस एक मूवमेंट के थ्रू जाता है। मतलब आपका खाना डायरेक्टली नहीं जा रहा होता है ईसोफेगस में, एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन मूवमेंट होता है आपके पाइप, फूड पाइप में। कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आपका खाना इस मूवमेंट को होते हुए जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्लियर हो गई बात? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये फूड पाइप की बात है। ठीक है, अब आपका खाना आ चुका है स्टमक के अंदर। स्टमक में दो चीजें होती हैं। स्टमक में होता है एक तो HCl एसिड। ठीक है, HCl एसिड स्टमक में होता है। ठीक है, और एक एंजाइम और होता है स्टमक में, उसको हम लोग कहते हैं पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एंड HCl एसिड। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन का काम है स्टार्ट, ये स्टार्ट कर चुका है, अब ये स्टार्ट करेगा स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। खाने में जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन पेप्सिन करता है। कंप्लीट नहीं कर रहा है डाइजेशन, स्टार्ट करा है बस ने, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर दिया है पेप्सिन एंजाइम ने, जो कि स्टमक रिलीज करता है। और HCl एसिड भी होता है स्टमक में। तो पेप्सिन, अगर मैं बोलूं पेप्सिन वर्क अंडर एसिडिक मीडियम, तो ये स्टेटमेंट सही है। यस, क्योंकि HCl होता है इसके अंदर, तो इसलिए पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, और ये एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा पेप्सिन। HCl एसिड होता है भाई पेट में, अगर HCl एसिड है तो कुछ तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए ना, नहीं तो हम तो मर जाएंगे ऐसे। तो HCl एसिड पेट में पड़ा हुआ है, तो इसको बाहर ना आने के लिए एक लेयर होती है एसिड पेट के पास, को कहते हैं म्यूकस। म्यूकस, इसका काम होता है टू प्रिवेंट HCl टू कम आउट एंड अफेक्ट द अदर ऑर्गन्स। तो ये किसके से होता है? ये म्यूकस लेयर होती है इसके पास। कौन सी लेयर होती है? म्यूकस। HCl एसिड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब खाना आपका स्टमक में था और एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट तो हो चुका है, प्रोटीन का डाइजेशन, बट प्रोटीन काफी HCl मीडियम में अभी खाना आपका है, बहुत ही एसिडिक मीडियम। तो अब खाना एसिडिक मीडियम से होते हुए, एसिडिक मीडियम के साथ साथ आपका खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे खाना आपका पहुंच चुका। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है, तो पहला पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन पहला पॉइंट, सर इट इज द कंप्लीट digestion, it is the site of complete digestion, complete digestion। सर स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहां पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो अगर कोई बोले कहीं पे स्टेटमेंट में कि विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पे खाने को डाइजेशन पूरा होता है, तो यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड आपका फैट, उसका फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आपको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है फाइनली ग्लूकोज में, फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। इसमें ग्लिसरॉल या फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, इसमें अमीनो एसिड में प्रोटीन। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद रखनी है, इसके फाइनल प्रोडक्ट्स।
तीनों के फाइनल प्रोडक्ट्स, ये तीन आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो, अभी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में बात कर रहा हूं मैं अभी। देखो, एंजाइम कहाँ कहाँ से एक्ट कर रहे हैं इनको डाइजेशन करने के लिए। तो एंजाइम वो कहाँ से आ रहे हैं, देखो यहां से। ये आपको दिख रहा है, लिवर। लिवर में ये जो चीज दिख रही है, ये वाली ग्रीन वाली, इसको हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है लिवर? बाइल जूस। इस बाइल जूस का क्या काम है? इस बाइल जूस का काम है, जो खाना स्टमक से आया है, एसिडिक मीडियम में आया है, एसिडिक मीडियम से आ रहा है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम में कोई एंजाइम काम नहीं करेगा। ये बाइल जूस पहले इस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट एसिडिक मीडियम टू एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, इसका सिर्फ यही काम है कि उसको पहले एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, तब जाके एंजाइम्स एक्ट करेंगे उसके ऊपर। और ये जो पेनक्रियास आपको दिख रहा है, ये रिलीज करता है तीन एंजाइम्स। इसके एंजाइम यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, तीन एंजाइम पेनक्रियास रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेस एंड प्रोटीएस। अब ये जो तीन एंजाइम है, मेरे को ये बताओ ट्रिप्सिन का क्या काम होगा सर? प्रोटीन का डाइजेशन। पेप्सिन है ना, ऐसे ही ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का। जो प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, ये ट्रिप्सिन की वजह से बना है। लाइपेस जो कि करेगा सर फैट को डाइजेस्ट करेगा, फैट का फाइनल प्रोडक्ट इस लाइपेस की वजह से बना है। एंड प्रोटीज करेगा सर कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये प्रोटीज की वजह से बना है। तो ये एंजाइम कहाँ पे ऐड करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे बस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, जो रिमेनिंग कुछ रह गया होगा, मिनरल्स वगैरह, सॉल्ट वगैरह, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स कुछ रह गए होंगे, तो वो भी इनटेक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक और बात स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाय। विलाय जिनको काम होता है एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट, जो भी अमीनो एसिड बनाया, ग्लूकोज बनाया, फैटी एसिड बनाए, विलाय एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन एब्जॉर्ब करते हैं? विलाय होते हैं। विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाय, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और ये एब्जॉर्ब करते पूरे खाने में, खाने को। देन खाना लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे कुछ रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। देन एनस के थ्रू आपका वेस्ट मटेरियल, या फिर ये बोलूंगा स्पिंक्टर मसल। कौन सी मसल? स्पिंक्टर मसल्स के थ्रू आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी से आपका आउट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? पूरा डाइजेशन क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट, डाइजेशन होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद आपको अब यहाँ पे याद रखना है, ये पहले मैंने रेस्पिरेशन, जी हाँ पे उसे रेस्पिरेशन बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको एक चीज बतानी है आपको, एक पॉइंट आपको बताना है यहाँ पे। तो एक काम करो, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे यहीं पे लिख लो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, कुछ हम लोग रेस्पिरेशन से पहले एक बात करने वाले हैं कि बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है। अगर मैं बोलूँ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, तो हेडिंग डालना ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लूकोज, या मैं से ग्लूकोज ले। तो ग्लूकोज होता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये किसमें होता है? इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, प्लस एनर्जी रिलीज करता है। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है पायरुवेट। अब पायरुवेट से निकलती हैं तीन चीजें बनती हैं। अब आगे पायरुवेट से बनती हैं तीन चीजें। सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन,
और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस होती है इन ईस्ट। कहाँ पर हो रही है रिएक्शन? ईस्ट के अंदर। और लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स के अंदर, इन मसल्स। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्शन टेक प्लेस होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब बनता क्या है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में? हमारे पास बनता है सबसे ऊपर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, ये बन रहा है। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास बनते हैं लैक्टिक एसिड, क्योंकि क्रैम्स आते हैं। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये आपको पाथवे पूरा का पूरा याद होना चाहिए। पूरा का पूरा ये ब्रेक डाउन और ग्लूकोज आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब पायरुवेट प्लस एनर्जी है, लोग इस एनर्जी को भूल जाते हैं, एनर्जी याद रखना। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग रेस्पिरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हवा आती है, मतलब आप क्या करते हो? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हो नेसल पैसेज के थ्रू। देन नेसल पैसेज मतलब ये, इसको कहते हैं नेसल पैसेज। ठीक है। फिर आपकी हवा जाती है। देन क्या होता है, यहीं पर एक एक हमारे पास आता है फेरनेक्स। अब देखो जैसी हवा यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे सबसे पहले आती है एक चीज फेरनेक्स। एक फेरनेक्स। फेरनेक्स यहीं से क्या होता है, यहाँ से फेरनेक्स जो पाइप है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं। और एक होता है हमारे पास लैरनेक्स, जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। तो ये फेरनेक्स के ऊपर वाला सब्सटेंस, फेरनेक्स आता है, देन लैरनेक्स, देन ईसोफेगस। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया इसको हम लोग कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। ये दिख भी रहा होगा आपको, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये है ट्रेकिया। तो ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये इसका क्या काम है? टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट पाइप फ्रॉम कोलैप्स। क्योंकि ज्यादा हवा ना घुस जाए, इसके कोलैप्स हो जाए, टूट जाए, तो इस कोलैप्सिंग से रोकता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आपकी हवा आपने ली यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स को होते हुए ब्रोंकाई, ये होते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर की वाली डंडियां, ये डंडियों को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। देन लास्ट में होते हैं एल्वोलाई, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर। बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एल्वोलाई। बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम लोग एल्वोलाई। ये दिख रहा होगा बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये एल्वोलाई होती है। यहीं पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे टेक्स प्लेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी एल्वोलाई के अंदर होता है। देन फिल्टर आउट हो जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में इनटेक कर ली जाती है, यूज होती है। एंड यहाँ पर आपको रिप्स दिख रहे होंगे, रिप्स ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके लंग्स को। ठीक है, रिप्स। अब होता क्या है, इस पाथ को आपको याद करना है। पहला तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, पाथ पूछ सकता है कि नेसल पैसेज। ठीक है। और उसके बाद नेसल कैविटी आती है। ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है फेरनेक्स, फिर आता है लैरनेक्स, फिर आता है ट्रेकिया, फिर आता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। ठीक है, ये आपको पाथ आपको याद रख। ठीक है। अब एक बात और, कि जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड हो जाती है एंड आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। जब आप सांस लेते हो तो चेस्ट कैविटी क्या होती है? चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। एंड डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम
फ्लैटन, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तब जाके आपकी हवा जाती है। और कुछ ये जो होता है ना, ये हवा जा रही है, हवा निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑक्सीजन जा रही है, इस दौरान में ना कुछ अमाउंट ऑफ टाइम का आपका वैक्यूम होता है, कि कुछ टाइम पीरियड चाहिए होता है इसको साफ करने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए। तो उस वक्त हमें कुछ ना कुछ तो सांस चाहिए बॉडी में। तो आपकी जो लंग्स है वो एक कुछ वॉल्यूम स्टोर करके रखती है ऑक्सीजन का, एक मतलब गोदाम, मतलब बोलूंगा कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी ऑक्सीजन स्टोर करके रखते हैं, कि कुछ अगर हवा ना मिले या फिर प्रोसेस के दौरान आपके पास उतना ऑक्सीजन होना चाहिए, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात आपको याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सॉल्युबल है वाटर में, इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन डिजॉल्व फॉर्म। इसलिए खून के अंदर, आपके ब्लड के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है, क्योंकि CO2 सबसे ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में। ये आपको सेंटेंस याद रखना है, किस में सॉल्युबल है, वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। जो आपका जो आपका हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है, इसकी गुड एफिनिटी है, गुड एफिनिटी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन हैज अ गुड बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, इसलिए इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर हो, और ये रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो इज हैड अ गुड एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हीमोग्लोबिन हैज अ गुड एफिनिटी किसके खिलाफ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या मैं बोलूंगा ब्लड का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हम समझेंगे, और बहुत ही इजीली मैं आपको उसको समझा दूंगा। सबसे पहले हमारे ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड है, ब्लड में दो ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ब्लड वेसल्स में दो टाइप की होती हैं, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन। सर आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज का काम है टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा खून, अच्छा खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स का क्या काम है सर, टू कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गंदा खून कौन लेके जाएगा, वेन लेके जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब सर वे आर्टरीज का तो काम है, चलो सर अच्छा खून ले जाना, बट एक आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, जिसका काम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये कौन लेके था, पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली यहाँ पर एक गद्दारी वाली वेन है, पल्मोनरी वेन, जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने। तो ये गद्दारी कर रही है ना दोनों, उल्टा उल्टा काम कर रही है। ये इस बात क्लियर होगी, ब्लड वेसल दो टाइप की होती है। अब सुन, कि आपकी बॉडी में सबसे पहले पूरी बॉडी से खून आता है ब्लड की तरफ, पूरी बॉडी से सबसे पहले खून आता है ब्लड की तरफ, और वो खून होता है गंदा, वो खून होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले ब्लड की मतलब हार्ट की तरफ आता है पूरी बॉडी से। ठीक है, फिर उसके बाद उसको लेके जाना होता है हमें लंग्स की तरफ, जहां पर उसका फिल्ट्रेशन होता है। लंग्स के बाद वो खून हो जाता है ऑक्सीजनेट, फिर वापस से आपके हार्ट की तरफ आता है, फिर हार्ट से वो खून जाता है पूरी बॉडी में। तो सबसे पहले खून आता है। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा वेना कावा। वेना कावा एक वेन है, ठीक है, वेन है, जो कि खून को यहाँ से ला रही है। तो खून को आपको कहाँ से ला रही है, बॉडी से ला रही है, लोअर बॉडी से ला रही है, ये अपर बॉडी से ला रही है। आपकी ऊपर वाली बॉडी से ये वाली वेना कावा ला रही है,
और लोअर बॉडी से ये वाली वेना कवा ला रही है। तो दोनों वेना कवा खून को पहले ला रही है, गंदे खून को ला रही है। उस खून को लेके जाने के बाद ये खून आया, तो ये खून आया, ये खून आया, और ये खून यहां से जाते हुए यहाँ निकल गया। देखो इसको कौन अब लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का काम तो अच्छा खून लेके जाने का था, लेकिन गंदा खून लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी। कहां से? एक से, कहां से लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी ये खून? ये खून लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी दिल से, हार्ट से, कहां पे लेके जाएगी? कहां पे लेके जाएगी? लंग्स पे। लंग्स पे लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, ताकि इसका फिल्ट्रेशन हो सके। वहां पे फिल्टर हो गया, अच्छा खून हो गया, फिर उसको लेके आती है पल्मोनरी वेन। उसको कौन लेके आती है? पल्मोनरी वेन। ये कहां से लेके आ रही है? लंग से हार्ट की तरफ, और ये अच्छा खून लेके जा रही है। ये अच्छा खून आया, और ये आपका चला जाता है अओर्टा से। अओर्टा से कहाँ जाता है? बॉडी में, पूरी बॉडी में जाता है अओर्टा से। तो लार्जेस्ट आर्टरी भी अओर्टा है, लार्जेस्ट आर्टरी भी अओर्टा है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? अओर्टा, अओर्टा, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी। ये बात समझ में आएगी, पहले खून आएगा गंदा खून। अच्छा, हमारे ब्लड में कितने चैम्बर होते हैं? सर देयर आर 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर होते हैं हमारे बॉडी में, ब्लड में? पूरे सॉरी, हार्ट, हार्ट में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। कितने होते हैं सर? 4 चैम्बर। कैसे सर? ये देखिए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एक चैम्बर हो गए यहाँ तक, दो मतलब टोटल दो हो गए। यहाँ पर भी टोटल दो हो गए, टोटल 4 चैम्बर, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड का हमारा ये वाला पोर्शन है, लेफ्ट वाला, यहाँ पर एक वॉल होती है, यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। कौन सी वॉल होती है? बाइकस्पिड वॉल। और राइट साइड हमारी होती है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सी होती है? ट्राइकस्पिड वॉल, ये आपको याद रखना। और ये जो डिवाइडिंग वॉल यहाँ पे ना, पूरे एक डिवाइडिंग वॉल होती है, एक डिवाइडिंग वॉल होती है, उसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या होती है? एक सेकेंड, 2 मिनट रुको बस। ओके, एक काम करना, आपको ये वीडियो अपलोड हो गई है, तो इसमें जो पीछे वाला जो भी हट गया है, वो आप ये काम करो, जो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, और वो चीज करो, नोट डाउन कर लो जितना मैंने लिखा था। अब ठीक है, वापस से लिखने में टाइम जाएगा काफी, तो और आगे की चीज बताता हूँ मैं आपको। ये हट गया अचानक। यहाँ पर एक वॉल होती है, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडिंग वॉल। डिवाइडिंग वॉल, और वो उसका क्या नाम होता है? सेप्टम, जो कि डिवाइड करके चलती है, ताकि गंदा खून और अच्छा खून मिक्स ना हो जाए। तो सेप्टम का काम यही है कि गंदा खून और अच्छे खून को मिक्स ना होने देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको लिखवानी है मेरे को इसी में, आर्टरीज और वेन्स के बारे में। अब मेरे को बताओ पहले तो, आर्टरीज जो खून को लेके जा रही है, अब पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी। तो पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए एक प्रेशर के साथ खून जाएगा पूरी बॉडी। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इतने हाई प्रेशर से आपको बॉडी में जा रहा है खून, तो इसके बाद होती है थिक इलास्टिक वॉल्स। इलास्टिक वॉल, इस ब्लड को अच्छे से लेके जाने के लिए, इतने सारे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वेन्स, इसको इतना ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, तो इसके पास होती हैं वॉल्स। और वॉल, वेन्स में वॉल्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये काम करती हैं वॉल्स सिर्फ और सिर्फ टू मेंटेन, टू मेक श्योर, या फिर टू मेक श्योर दैट ब्लड फ्लोज, ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन, की खून सिर्फ एक डायरेक्शन में बहे। तो वो किसका काम होता है? वेन्स का। इसलिए इनके पास क्या होती है? वॉल्स। और आर्टरीज के पास क्या होते हैं? वॉल्स, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर से खून जाना होता है पूरी बॉडी में। ये बात क्लियर होगी? ओके, तो अब आपको ये ब्लड अच्छे से, हार्ट क्लियर हो गया होगा, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये देख लो, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर आपको देखा होगा ना कभी, ब्लड प्रेशर। ओके, हम देखो क्या लिखा है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल।
मतलब ये आपके आर्टरीज एंड वेन्स हैं, इसके वॉल पे जो फोर्स लगाता है ब्लड, इसको कहते हैं प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड पे ऊपर लग रहा है तो इसलिए ब्लड प्रेशर। तो इट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज। आर्टरीज के पास ये प्रेशर काफी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वही खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, तो इसके पास, उनके आसपास उनके पास ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। अब यहाँ पे सुनो, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन। तो जब बोल रहा है फिर से, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है नॉर्मल? 120 mm ऑफ एच जी। कितना? 120 mm ऑफ एच जी मरकरी में नापते हैं। एंड डायस्टोलिक कितना होता है? 80 mm ऑफ एच जी। मतलब मैक्सिमम एंड लोअर लिमिट दोनों गिवन है आपके लिए। ठीक है, दोनों आपको गिवन है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन। ब्लड प्रेशर जो होता है इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर। स्पिग्मो मैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो यहाँ पर एक और लाइन लिखा है, हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, एंड इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स जब पतली हो जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा हो, उसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपको हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसकी वजह से? कंस्ट्रक्शन ऑफ एट्रियोल्स, आर्टरीज। ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पेज था। ठीक है, ये आप लिख लोगे, ये चीज लिखोगे कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 mm, सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है 80 mm। ठीक है, ओके। अब इस चैप्टर का लास्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपकी बॉडी में कुछ और वेस्ट रह गया होगा तो वो भी एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू आपका निकलता है। आपको पता ही है तो, है ना? रिमेनिंग वेस्ट वगैरह निकलता है। तो पहले तो ये सुनो कि हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं। हमारे पास होती है किडनी, बीन शेप्ड होती है किडनी ऑर्गन होता है एक तो। एक होता है हमारे पास यूरेटर, ये पाइप जो होते हैं ये होता है यूरेटर। ठीक है, ये होता है यूरेटर, जहां से आपका यूरिन फ्लो करता है। एंड ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये होता है यूरेथ्रा। ठीक है, और यहाँ पर भी वेना कावा वेन्स, क्योंकि वेन्स तो होंगी क्योंकि ब्लड का ही प्यूरिफिकेशन हमें करना। ओटा भी मिलेगी आपको यहाँ पे, एंड आपको यहाँ पे ये भी मिलेगी आपको रेनल वेन। सारी वेन्स वगैरह आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है, एज वेल एज आर्टरीज भी देखने को मिलते हैं। तो रेनल आर्टरी भी हमारे पास है, क्योंकि हम लोग ब्लड को ही प्योरिफिकेशन और कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आपकी बॉडी से यूरिया को बाहर निकालना है। ठीक है, यूरिया को बाहर निकालना है, यूरिक एसिड को बाहर निकालना है, विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना? तो ये सब आप लोग, क्योंकि सिर्फ CO2 और O2 को निकालना ही नहीं मेन काम है, हमारे को ये भी वेस्ट निकालना है बॉडी से, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो हमारी बॉडी में कोई काम के नहीं है। तो आप लोग इनको भी निकालते हो, है ना? और कुछ और चीजें हैं अभी जो एब्जॉर्ब करने के लिए रह गई, जैसे ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज रह गया होगा, कुछ सॉल्ट रह गया होगा, कुछ अमीनो एसिड रह गए होंगे। तो उनको भी, और एब्जॉर्प्शन किडनी का काम होता है, और इनको भी एब्जॉर्प्शन करना, इनको भी एब्जॉर्ब करता है। इनके पास एक यूनिट, इनकी जो यूनिट होती है किडनी की, यूनिट ऑफ किडनी, उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वो ये काम करता है एब्जॉर्प्शन का पर्टिकुलरली। ठीक है, अच्छा, इसका आपको क्या याद रखना है? सब पाथ याद रखना है किडनी का, कैसे पाथ में जाता है। तो सबसे पहले किडनी हो गया, देन उसके बाद जाएगा यूरेटर में खून, मतलब आपका यूरिन। फिर उसके बाद देन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, देन उसके बाद लास्ट में बस यूरेथ्रा में। ठीक है, यूरेटर याद रखना है, ठीक है ना? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे फैक्ट बताना है मेरे को आपको, दो फैक्ट बताने हैं। पहला फैक्ट, पहला, जो हमारे येलो कलर होता है यूरिन का, येलो कलर ऑफ यूरिन, वो होता है यूरोक्रोम से, या फिर एक और नाम है इसको, यूरोबिलिन। यूरोबिलिन, यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिन, इस केमिकल पिगमेंट की वजह से आपका कलर का येलो कलर ऑफ यूरिन होता है। सेकंड फैक्ट, जो आपकी लेफ्ट किडनी है इस लिटिल बिट हायर, इज हायर देन राइट किडनी। तो राइट किडनी से आपकी लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे राइट साइड काफी ज्यादा ऑर्गन्स होते हैं, तो वो स्पेस ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं।
इसलिए वो थोड़ी नीचे होती है राइट किडनी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो वो किसके थ्रू क्या करता है, वो डायलिसिस के बल पे जिंदा रहता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये दिखाया, यहाँ पे दिखा दिया मैंने। इसमें कप शेप स्ट्रक्चर होता है, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, ये आप एक सेकंड इसका ये आपको दिख रहा है कप शेप लाइक स्ट्रक्चर, ये बाउमन्स कैप्सूल कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउमन्स कैप्सूल। इसको हम लोग कहते हैं कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन के काम में आता है भी। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट दिख रही होगी, यहाँ पे सारी चीजें कलेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये है नेफ्रॉन, ये है यूनिट ऑफ किडनी, देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, और जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, हाँ यूरिनरी ब्लैडर है, इसका ये आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। इसमें होता है नर्वस सिस्टम के अंडर में होता है, मतलब आप देखा होगा नॉर्मल सी बात है, आपको यूरिन करना होता है तो आपके कंट्रोल में होता है, आपका अर्ज आपके कंट्रोल में होता है, आप लोग उसे रोक सकते हो, तो बिकॉज इट इज अंडर योर नर्वस कंट्रोल, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। अब एक्सक्रीशन ही हो गया ह्यूमन बींग्स का, एक्सक्रीशन प्लांट्स भी करते हैं, एक्सक्रीशन प्लांट भी करते हैं, प्लांट्स में कैसे करते हैं? पहला सर ट्रांसपिरेशन अभी बताया था, दूसरा सर गटेशन, ये भी बताया था सर, तीसरा विल्टिंग ऑफ लीफ, लीव्स का टूटना भी एक्सक्रीशन है, जब उसमें से पूरा स्टार्च या क्लोरोफिल खत्म हो जाता है तब जाके लीव्स गिर जाते हैं। फोर्थ, रेजिन्स और गम के फॉर्म में, रेजिन्स एंड गम्स। ये आपने देखा होगा कुछ कुछ प्लांट्स के आसपास जब आप छूते हो बड़े उसके बार को तो कुछ चिपचिपा पदार्थ आपको फील होता है, तो वो एक्सक्रीशन है, जिसको हम लोग रेजिन्स के फॉर्म में कह रहे हैं, गम्स कह रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, वही होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट, ये चैप्टर आपका होता है पूरा कंप्लीट। सो आप इसको देख सकते हो, वो थोड़ा बस एक हार्ड वाला है, उसको पीछे करके थोड़ा सा वहां पे नोट्स बना लेना। ठीक है, वो गलती से हट गया था। जय हिंद एवरीवन, एंड बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।